हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। इसके पहले भी हमने 4 पार्ट आप लोगों के लिए इंग्लिश का अपलोड किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस वीडियो के लास्ट में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे सभी वीडियो को आसानी से देख पाओगे और अपने एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे और इंग्लिश का जो डर है आपके अंदर से बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो आज हम करेंगे एक पोयम है आपका डस्ट ऑफ स्नो और इसका हम लोग डिटेल्स में जानेंगे क्या है इंपॉर्टेंस इस चैप्टर के लिए। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले हम लोग उन सवालों को देखेंगे जो सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हाट इज ए डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, बर्फ की धूल क्या है ये आपको बताना है। डस्ट मतलब धूल, ऑफ स्नो यानी बर्फ की धूल क्या है। व्हाट डज द पोएट से दैट हैज़ चेंज्ड हिज मूड। ठीक है, कवि ऐसा क्या कहता है कि जिससे उसका मूड, है ना, कवि ऐसा क्या कहता है जिससे उसका मूड बदल गया है। ठीक है, मूड, ही हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, और कवि की जो मूड है वो कैसे बदल गई है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है कि द डस्ट स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब बर्फ की धूल का अर्थ है बर्फ के बारीक कण। क्या? बर्फ के बारीक कण। ठीक है, कण, कण जो छोटा छोटा कण होता है ना उसी को कहते हैं। द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड। ठीक है, मतलब हेमलॉक पेड़ पे जो बर्फ की धूल थी, अचानक बौछार, सडन शावर, अचानक जो बौछार हुआ किसका? डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल का, फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। ठीक है, चेंज द पोएट मूड, इससे क्या हुआ? पोएट का मूड बदल गया। ठीक है, द पोएट मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, कवि का जो मन क्या हुआ? मूड जो था उसका चेंज हो गया। कैसे? दुख से प्रसन्नता की, प्रसन्नता में, है ना। द पोएट मूड चेंज, पोएट का जो मूड चेंज हो गया किस में? सैड से हैप्पी में, दुख से प्रसन्नता में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोयम, कविता में फ्रॉस्ट प्रकृति को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, किस प्रकार से प्रेजेंट करता है नेचर को। ठीक है, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ये फ्रॉस्ट कौन है? लेखक है ना। चलिए, फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोयम, मतलब फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को बहुत ही अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। फ्रॉस्ट हैज़ प्रेजेंटेड नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोयम। द क्रॉ एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो, मतलब कौवा और हेमलॉक वृक्ष का दुख प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पोयम में कौवा और हेमलॉक ट्री का जो दुख जो है उसको जो है दिखाया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो डैट इज सेकेंड ऑफ द हेमलॉक ट्री बाय द क्रॉ स्टैंड्स फॉर जॉय दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस। इसका मतलब है कौवे द्वारा हेमलॉक पेड़ से हटाई गई जो बर्फ की धूल फ्रॉस्ट द्वारा अनुभव की गई खुशी का प्रतीक है। क्या है? प्रतीक है। देयरफॉर, ठीक है, यहाँ पे देखिए, देयरफॉर ही हैज़ यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड इन ऑर्डर टू कंट्रास्ट देम विथ जॉय इन द फॉर्म ऑफ स्नो। ठीक है, इसलिए उन्होंने बर्फ के रूप में आनंद की तुलना करने के लिए अपरंपरागत, ठीक है, कैसे? अपरंपरागत, है ना, क्या? अपरंपरागत पेड़ और पक्षी का उपयोग किया है, ट्री एंड बर्ड का उपयोग किया है। ठीक है, ये इसका मीनिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोयम, वे कौन से पक्षी हैं जिनका नाम आमतौर पर कविताओं में लिया जाता है। ठीक है, ये सवाल जो है आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक ये वाला, एक 4 नंबर वाला। तो कह रहा है कि जनरली, आमतौर पर, सामान्यतः, द बुक पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्री विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड क्वालिटीज।
आमतौर पर कवि उन पेड़ों और पक्षियों को ही लेते हैं जो अपनी सुंदरता और गुणों के लिए जाने जाते हैं। जनरली द पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड क्वालिटीज। ठीक है, आमतौर पर उन्हें ही लिया जाता है। बट हेयर द पोएट्स हैज टेकन टोटली डिफरेंट अप्रोच। बात समझ में? लेकिन यहाँ पे कवि ने बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को अपनाया है। ठीक है, विच इज नॉट ऑफ्टन यूज्ड इन पोयम ही चूज ए क्रॉ। ठीक है, कविताओं में प्रयोग किया जाता है, ये इससे डिफरेंट अपनाया है। ठीक है, और कविताओं के में जो ब्यूटीफुल जो पक्षी होते हैं उनको हमेशा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो कवि हैं वो बिल्कुल ही अलग मतलब दृष्टिकोण को अपनाया, अलग अप्रोच को अपनाया और उसने एक कौवे को चुन लिया। क्या कर लिया उसने? ही चूज एक क्रॉ, उसने एक क्या किया? एक कौवे को चुना। देखिए कौवे को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो थे ना कवि, उसने कौवे को चुना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? ठीक है, हेमलॉक वृक्ष क्या है? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। छोटा सवाल है, छोटा जो होता है वो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हेमलॉक वृक्ष क्या है? तो ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर। ठीक है, हेमलॉक वृक्ष छोटे और सफ़ेद, ठीक है, फूलों वाला एक जहरीला पेड़ है। ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट, यानी कि जहरीला ट्री है विथ स्मॉल वाइट फ्लावर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि हेमलॉक वृक्ष जो होता है ना वो छोटे फूलों वाला एक जहरीला सफ़ेद छोटे वाइट फ्लावर्स का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। तो आपको इसका मीनिंग में लेना है कि जो हेमलॉक ट्री होता है ना वो सफ़ेद छोटे फूलों वाला एक जहरीला पेड़ है। क्या है? एक जहरीला पेड़ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।